द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही को अत्यधिक वर्णन करना कठिन है। इस संघर्ष ने घरों, शहरों को नष्ट, परिवारों को विभाजित, सभ्यताओं को आपस में मुकाबले और भुखमरी, बीमारियों की ओर ले गया। स्रोतों के हिसाब से भिन्नताएं होने पर भी युद्ध की मृत्यु संख्या 70 से 85 मिलियन अर्थात उस समय की विश्व जनसंख्या का लगभग 3% का अनुमान है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित न होने वाले स्थानों और लोगों को सोचना कठिन है और घटनाओं और भावनाओं की कई छवियां उनके समय पर कैद हुई हैं। हम इतिहास के इस काल की सिर्फ 4 भूतिया तस्वीरों पर ध्यान देते हैं। युद्ध के दौरान सहयोगी और धुरी शक्तियों द्वारा किए गए वायु हमलों ने कई परिदृश्यों को पहचान से परे बदल दिया। शायद इनमें से सबसे निरंतर घटना संघर्ष के अंत से कुछ महीने पहले हुई, सहयोगी बमबारी ड्रेसडेन की। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ड्रेसडेन को एल्बा का फ्लोरेंस, एक सांस्कृतिक शहर के रूप में माना जाता था। 1945 के 13 और 15 फरवरी के बीच ब्रिटिश और अमेरिकी बमवर्षकों ने हजारों टन उच्च विस्फोटक और आगजनी बमों से लगभग 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की छत से ली गई यह फोटो नुकसान की विशालता दर्शाती है। इमारत के किनारे स्थित मूर्ति ने दृश्य को गंभीर बना दिया, जिसका हाथ हमें नीचे टूटी हुई इमारतों और सुनसान सड़कों को देखने के लिए आमंत्रित करता है। बमबारी में लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से कई अग्नितूफान से जलकर मर गए। लेकिन जैसे ड्रेसडेन शरणार्थियों का आश्रय स्थल बन गया था, पूर्वी यूरोप से भाग रहे थे। मृतकों की संख्या वास्तव में 35,000 से 1,30,000 के बीच हो सकती है। ड्रेसडेन पर बमबारी की जरूरत की बहस आज भी जारी है। उस समय की खुफिया जानकारी के अनुसार शहर के औद्योगिक उत्पादन ने जर्मन युद्ध प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए शहर के 127 कारखानों को नष्ट करना आवश्यक माना गया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों के बीच यह तर्क दिया गया है कि शहर ने जितना संदेह किया गया था, उतना औद्योगिक समर्थन नहीं दिया था। विवादास्पद ड्रेसडेन की वायु बमबारी का निर्णय, जिसे केवल आतंक बमबारी के रूप में वर्णित किया गया, क्योंकि सैन्य छावनियां, पुल और कुछ कारखाने लक्ष्य नहीं थे। वायु हमले को विभिन्न हद तक उचित और आलोचना की गई है। आलोचना इसे एक अनैतिक कृत्य कहने से लेकर कुछ इसे युद्ध अपराध के रूप में घोषित करने तक है। यह छवि जो दिखाती है वह युद्ध की त्रासदी है, और यह निस्संदेह उस विनाश का प्रतीक है जिसने इस समय इतने सारे शहरों और कस्बों को प्रभावित किया, जो युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किया गया था। आप इस छवि को पहचान सकते हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध की किताबों और वृत्तचित्रों में अक्सर दिखाई दी है। यह फोटो जून 1940 में किसी आदमी का नाजियों के पेरिस मार्च का प्रतिक्रिया देते हुए लिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है। यह तस्वीर सितंबर 1940 में मार्सेल में ली गई थी, फ्रांस के पतन के कुछ हफ्तों बाद। देश ने हिटलर को समर्पण कर दिया और विंची शासन के तहत तानाशाह के लिए कठपुतली सरकार बनी। 15 सितंबर 1940 को मार्सेल के लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए थे ताकि वे अपनी अब विघटित रेजिमेंट के झंडों की सेना द्वारा परेड देख सकें। परेड के बाद झंडों को नावों में लादा गया जो अल्जीरिया के लिए नियत थीं, ताकि वहां सुरक्षित रखा जा सके। मार्सेल द रेंसेस, एक फोटोग्राफर, ने भीड़ की प्रतिक्रिया मूल रूप से कैद की थी। मैं एक समाचार पत्र में काम कर रहा था। वीपिंग मैन फ्रैंक कैपरा की फिल्म श्रृंखला भाई वी फाइट के 3 अध्याय में भी दिखाई दे सकता है, जिसे संयुक्त राज्य की भूमिका को सैनिकों को समझाने और सही करने के लिए बनाया गया था। झंडों को हटाने और फ्रांसीसी सेनाओं का निर्वासन भावनात्मक क्षण था,
यह फ्रांसीसी लोगों की आशा की हानि का प्रतीक बना, जिन्हें स्वतंत्रता को खोने और फांसीवाद की छाया में जीने का सामना करना पड़ा था। रोते हुए आदमी का चेहरा दुख और डर के साथ भरा हुआ है, जैसे वह अपने देश के लिए शोक मना रहा हो। यह छवि बाद में लाइफ मैगजीन में इस्तेमाल हुई और 1949 में एनबीसी ने उस व्यक्ति की खोज की जो एक फोटो में दिखाई दिया था, जिसे दुनिया की सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक माना गया था। अंततः व्यक्ति की पहचान जेरोम ब्रैजेटी और उसके बगल में खड़ी महिला उसकी पत्नी शार्लोट के रूप में हुई। उन्हें कई बार साक्षात्कार के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी फोटो की प्रसिद्धि से अधिक प्रचार नहीं चाहिए था। सौभाग्य से जेरोम ने 1976 में 88 वर्ष की आयु में अपने निधन से पहले फ्रांस की मुक्ति देखी। उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय समाचार पत्र ने मुख्य पृष्ठ पर अपराधी मार्सिलियस की मृत्यु की घोषणा की। जेरोम की विरासत निराशा के समय दुख के चेहरे के रूप में प्रतीत होती है। विश्व युद्ध डौआई में यूनाइटेड स्टेट्स शिप एंटरप्राइज विमानवाहक पोत ने किंवदंती स्थिति प्राप्त की। जहाज और उसके चालक दल ने जापान के खिलाफ अन्य जहाजों की तुलना में अधिक युद्धकालीन गतिविधि में हिस्सा लिया। वह प्रशांत में एक दुश्मन पनडुब्बी को डुबाने वाली पहली थी और संघर्ष में कई बार क्षति और हताहतों का सामना किया। 3 अलग अलग अवसरों पर जापानी सेनाओं ने विमानवाहक पोत को डूबा हुआ बताया, जिससे एंटरप्राइज को ग्रे घोस्ट कहा जाने लगा। 1923 के अंत में जहाज मैकिनाकॉल की ओर जा रहा था, जहां जापानी सेनाओं ने मुख्य द्वीप बुट्टा रट्टारी पर नियंत्रण कर लिया था और वहां रक्षा स्थापित की थी। 10 नवंबर को पायलट एनसाइन बायरन जॉनसन ने F-6 F-3 हेलकैट से युद्ध गश्ती के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उन्होंने इंजन में समस्या और आपात लैंडिंग की सूचना दी। जॉनसन का विमान नियंत्रित लैंडिंग करने की कोशिश के दौरान डेक से जोर से टकराया। विमान का पंख वाहक की तोपों से टकराकर उसका पेट्रोल टैंक फट गया। कैनोपी लैंडिंग के प्रभाव से जाम हो गई थी। जॉनसन के पास उसके कॉकपिट बंद होने के कारण भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। विमान धुआं और लपटें छोड़ते हुए झुक रहा था और जॉनसन बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। यह शक्तिशाली चित्र वह भयानक क्षण दर्शाता है जहां दोनों पुरुषों की मौत हो सकती है, और यह घटना पृष्ठभूमि में स्थित कर्मियों को चोट पहुंचा सकती है यदि नहीं मारती। दयालुता के साथ ट्यूनिंग ने जॉनसन को सुरक्षित रखने के लिए कैनोपी खोली, लेकिन इस भयानक क्षण की तस्वीर यह दिखाती है कि सैनिकों के सामने कई खतरे होते हैं, सिर्फ दुश्मन से नहीं। ट्यूनिंग को उनके परोपकारी कार्यों के लिए नेवी और मरीन कॉर्प्स मेडल से सम्मानित किया गया और जॉनसन ने अपने प्रयासों के लिए कई मेडल जीते। युद्ध के बाद इन पुरुषों ने एक दूसरे से कभी मिलने नहीं, लेकिन जॉनसन ने ट्यूनिंग के बेटे एक नेवी अधिकारी से पत्राचार किया। अपने उद्धारक के बारे में बोलते हुए जॉनसन ने 2002 के एक साक्षात्कार में टिप्पणी की कि ट्यूनिंग शायद वह सबसे बहादुर आदमी थे जिसे उन्होंने कभी देखा। वह अपनी जान खतरे में डाल रहा था, फिर भी मुझे बाहर नहीं निकाला। यह एक वास्तविक वीरता का कार्य था। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में यूके में रहने वाले कई बच्चे जो लंदन, ब्रिस्टल और लिवरपूल जैसे हमले के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते थे, देश के अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए थे। सरकार ने माता-पिता से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को मेजबान परिवारों के सुरक्षित क्षेत्र में रहने दें जब तक सूचना नहीं मिलती। फिर भी जनवरी 1940 तक आधे लोग वापस घर आ गए थे। 1940 और 1940 में हुए हवाई हमलों और V1 बम V2 रॉकेटों के देश पर निशाना लगाए जाने के कारण अन्य निकासी की लहरें उत्पन्न हुईं। इससे निश्चित रूप से विनाश और मृत्यु हुई। शायद युद्ध के सबसे दुखद पहलुओं में से एक यह है कि वह बच्चों को कैसे प्रभावित करता है जो इसके भयानक परिणामों में फंस जाते हैं। 1939 से 1945 के बीच सहयोगी और धुरी देशों के हजारों बच्चे संघर्ष की वजह से अनाथ हो गए। 1945 में अमेरिकी फोटोग्राफर एंटोनेट फ्रिजल ने तस्वीर खींची जिसमें खेलने के बाद वापस आया युवा लड़का
अपने घर को वीदो रॉकेट से नष्ट होते हुए पाया। रॉकेट गिरने पर उसके माता पिता और भाई मलबे में दबे हुए थे। युवा लड़का खिलौना पकड़े हुए आंसू भरी नजरों से बाहर देख रहा है। फ्रिजल ने नए अनाथ बच्चे की तस्वीरें लीं, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध हुई हैं। इस छवि का उपयोग डॉक्यूमेंट्रीज और प्रदर्शनियों में किया गया है। यह बताया गया है कि बच्चा युद्ध को जीवित बच गया और बड़ा होकर एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। कथित रूप से जब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने यह फोटो लंदन की एक प्रदर्शनी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसने इसे पहचाना और फ्रिजल से संपर्क किया। अगर वह अभी भी जीवित है तो वह व्यक्ति लगभग 88 वर्ष का होगा। हालांकि उसका नाम और पता अज्ञात है, हमें आशा है कि उसने अपने जीवन में खुशी और शांति पाई होगी। एंटोनेट, जिसे टोनी के नाम से भी जाना जाता है, ने युद्ध के समय यूरोपीय थिएटर में जीवन और अमेरिकी सैनिकों और महिलाओं को सूचीबद्ध किया। युद्ध के उपरांत उसका व्यापक रूप से प्रशंसित फोटोग्राफी का काम लाइफ और वोग में प्रकाशित हुआ। वह 1988 में 88 वर्ष की आयु में देहांत हो गई। ये दूसरे विश्व युद्ध के 4 भूतिया तस्वीरें हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और हमेशा की तरह हम आपको विश्व युद्धों के अगले एपिसोड में मिलेंगे।